हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए ऑल इंडिया टेस्ट का फुल पेपर होने जा रहा है, क्योंकि 8 जून से यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की शुरुआत होने जा रही है। आज से ठीक 14 दिन के बाद 2 शिफ्टों का पेपर भी समाप्त हो चुका रहेगा। तो इसीलिए साथियों, अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपके बीच में ऑल इंडिया लेवल के प्रश्न सभी स्टूडेंट हल कर रहे होंगे। तो आप पीछे क्यों रहें? तो साथियों, एक आप टेस्ट भी दीजिए। ऑल इंडिया के लेवल के जितने भी प्रश्न बन चुके हैं 90 सवालों का यह पेपर होगा। इसके अलावा लास्ट में 5 सवाल और आप सभी को मिलेगा, यानी कि 95 क्वेश्चनों का यह पूरा पेपर होने वाला है। ऐसा नहीं कि साथियों यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है तो केवल यूपी के ही स्टूडेंट देंगे। जितने भी इंडिया की स्टेट हैं सारे जगह के स्टूडेंट इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो अपने आप को यदि प्रिपेयर करना है तो भाई आप सभी को ऑल इंडिया लेवल के प्रश्न को भी देखना होगा कि किस तरह के सवाल आपके बीच में बन रहे हैं और आपके रियल शिफ्ट में कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं। तो साथियों, जब भी आपका पेपर होगा 8 जून के किसी भी दोनों शिफ्टों में, या 9 जून के दोनों शिफ्टों में, या 10 जून के दोनों शिफ्टों में, यानी 6 शिफ्टों में आपका कभी पेपर हो जाए, तो साथियों इन 6 शिफ्टों से पहले आपको ये 95 प्रश्नों का उत्तर तैयार करना होगा और सवालों को देखना होगा कि कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, टारगेट देखिए, 95 क्वेश्चन में से केवल 30 क्वेश्चन आप सभी को सही करने हैं। 95 क्वेश्चन में से मात्र 30 क्वेश्चन आप सभी को सही करने इस पेपर से। यदि आप 30 प्रश्न सही कर लेते हैं तो जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग से, तो समझिए कि आप भाई काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं अब अपने रियल पेपर में। ओके, तो साथियों एक तरह के 8, 9, 10 जून का ये फुल पेपर होने जा रहा है। तो भाई लास्ट में स्कोर आप जरूर करिएगा कि आप सभी का 95 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया लेवल का प्रश्न जो बना है वो पूरे 120 मिनट का बना है। जो आपका रियल पेपर भी 120 मिनट में होने वाले हैं। इसी 120 मिनट पे आप सभी को 38 सवाल जीके मिलने वाला हल करने के लिए। ठीक है, 38 सवाल जीके, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा, 55 सवाल रीजनिंग का मिलेगा और 20 सवाल गणित का मिलेगा। 150 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा। ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। ऑफलाइन आपका पेपर होगा और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों इस पेपर को हल करते हैं। तो लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछा जाएगा कि आप सभी का पहले ऑल इंडिया लेवल टेस्ट में कितना स्कोर बना, तो जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है। तो साथियों किस राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है, तो ये बिहार राज्य में स्थित है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था। तो साथियों इनमें से कौन सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था, तो निजाम उल मुल्क जुनैदी था, सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, प्राचीन भारत में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। प्राचीन भारत में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंद शक्ति था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से किस जनजाति को अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में पराजित किया था। तो साथियों किस जनजाति को अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में पराजित किया था, तो ध्यान रखेंगे भाई चीरो जनजाति को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फकर आई मुदब्बिर एक प्रसिद्ध क्या थे। बताइए साथियों, क्या आप सभी को ऐसे सवालों का उत्तर आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। और जब हम सवाल पढ़ रहे होंगे ना तो आप सभी का उत्तर भाई जरूर देने का प्रयास करिएगा। बताइए, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फकर आई मुदब्बिर एक प्रसिद्ध क्या थे, तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक गांव था जो कि ये किसके अधीन था। तो साथियों सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक गांव था जो कि किसके अधीन था, वो ग्रामिक के अधीन था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, मेगास्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित किस पर सवार होते थे। बताइए, मेगास्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित किस पर सवार होते थे, तो वो हाथी पर सवार होते थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस 2 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आ चुका है भाई। सॉल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, प्लस इसके साथ पीडीएफ भी मिलेगा। जो आप टेस्ट देंगे ना उसका अलग से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलने वाला है। इसके अलावा साथ ही आप सभी को 5 पीडीएफ फ्री भी मिलेगा, जिसमें आपका जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग होने वाला है। तो साथियों ये टेस्ट आप कैसे लगाएंगे, तो साथियों जब आप अपने परीक्षा में बैठेंगे, जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आएगा तो सवालों का लेवल कैसा होगा, तो साथियों आप अपने आप को जांचिए। ये टेस्ट जानते हैं आपको टाइमर के साथ देना होगा। 120 मिनट में आपको पूरा पेपर समाप्त होगा। जब इस टेस्ट को ओपन करेंगे तो 38 सवाल आप सभी के बीच में जीके का आएगा, 37 सवाल हिंदी का आएगा, 20 सवाल गणित का आएगा और 55 सवाल रीजनिंग का आएगा। जैसे आपका एग्जाम पूरा वैसा आपको फील होगा, आपको अपना रैंक मालूम होगा और आप हर एक सेक्शन में अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि आपका हर एक सेक्शन में कितना स्कोर बना है, आपकी तैयारी की ज़रूरत है या नहीं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको देखिए। तो साथियों इसको आप कैसे लेंगे, तो देखिए कमेंट बॉक्स में एक हमने लिंक दिया है और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो साथियों उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो साथियों अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा और अपना नाम डाल दीजिएगा, जिससे आपका रजिस्टर हो जाएंगे इसमें। और मात्र 49 रुपीज़ पे करके, जैसे आप पे करेंगे, पे आप कैसे करेंगे, यदि साथी आप इसमें से कोई भी चीज़ यूज करते हैं या यूपीआई आईडी से भी आप पे कर सकते हैं, या तो आप साथी स्कैनर से यानी क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हैं। पे करिए, उसके बाद आपके सामने ये 4 टेस्ट ओपन हो जाएगा। 4 टेस्ट का मतलब साथी कि एक तो देखिए एडवांस ये टेस्ट आपको देना होगा, इसका सोल्यूशन ये है, पूरा सोल्यूशन। लेकिन साथियों टेस्ट के नीचे भी आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन साथियों सबसे पहले आपको अपने से सॉल्व करना है। पूरे 150 सवाल उत्तर अपने करने के बाद सबमिट करेंगे, तब अपना आंसर देखिएगा भाई, ठीक है। उससे पहले आप अपना आंसर मत देखिएगा भाई, ईमानदारी के साथ टेस्ट दीजिए। एक तो देखिए टफ लेवल का होगा, इसका पीडीएफ आपको इसके नीचे मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद साथी टेस्ट आप कैसे मिलेगा, जैसे इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। पूरा 150 क्वेश्चन होगा भाई, 120 मिनट टाइमर के साथ आपका पेपर होगा, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। स्टार्ट टेस्ट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे ना, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके सामने भाई इस तरह क्वेश्चन खुलेगा। आप तुरंत देखिए मैथ का क्वेश्चन रहेगा, आपका रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का, पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। आप अपना पेपर दीजिए काफ़ी अच्छी तरीके से, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी भाई नीचे मिल जाएगा आप सभी को। क्लियर, तो भाई टेस्ट को दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में हमने पहला ही लिंक पिन कर दिया भाई। तो जरूर भाई सॉल्व करिए अपने पेपर से पहले, परीक्षा में जाने से पहले अपने आप को परखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शिलालेख पर हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हैं। तो साथियों किस शिलालेख पर हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हैं, तो बांसखेड़ा शिलालेख पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, गुलबर्गा और बीदर शैली की वास्तुकला को निम्नलिखित में से किस राजवंश ने संरक्षण दिया था। तो साथियों गुलबर्गा और बीदर शैली की वास्तुकला को किस राजवंश ने संरक्षण दिया था, तो याद रखिए बहमनी राजवंश ने संरक्षण दिया था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, मत्त विलास प्रहसन लिखने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम किस शासक वंश से संबंधित थे। मत्त विलास प्रहसन लिखने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम ये किस शासक वंश से संबंधित थे, तो पल्लव वंश से संबंधित थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, सैयद अहमद खान ने 1875 में कहाँ पर यानी किस शहर में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। बताइए साथियों, इजी सवाल हो गया। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को, वारंगल किले की दीवारों के भीतर खुश महल निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो साथियों वारंगल किले की दीवारों के भीतर खुश महल किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, तो साथियों याद रखिएगा तुगलक राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है, तो डाक सेवा नहीं है भाई ये, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद कुतुब शाह थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, कनगन हल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो बताइए साथियों, कनगन हल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो भाई अशोक की मूर्ति मिली है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था? तो साथियों कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था? तो वो खराज कर थी भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, सांची के महान स्तूप में कितने द्वार हैं जिन्हें तोरण के रूप में जाना जाता है जो कंपास के मुख्य बिंदुओं पर स्थित है? बताइए, सांची के महान स्तूप में कितने द्वार हैं जिन्हें तोरण के रूप में जाना जाता है जो कंपास के मुख्य बिंदुओं पर स्थित है? तो पूरे 4 द्वार हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि राजा बनने के कितने वर्ष बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की? बताइए, अशोक ने अपने शिलालेख पर उल्लेख किया है कि राजा बनने के बाद कितने वर्ष बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त किए? तो पूरे 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को, गुप्त काल के दरबारी कवि हरिश्रेण ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक गौरवशाली विवरण लिखा था, उनका संरक्षक कौन था? गुप्त काल के दरबारी कवि हरिश्रेण ने अपने संरक्षक के सैन्य के कारनामों का एक गौरवशाली विवरण लिखा था, तो उनका संरक्षक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक रचना लिखी जिसे अमुक्त मालेदा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए साथियों, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस पर एक रचना लिखी जिसे अमुक्त मालेदा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, शासन कला पर एक रचना लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की युद्ध किस वर्ष हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1565 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पादिक्रम की रचना लगभग कितने वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने की थी? बताइए साथियों, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पादिक्रम की रचना लगभग कितने वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने की थी? तो लगभग 1800 वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने किया था भाई, जो एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पादिक्रम है। सी ऑप्शन 1800 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, मंगोलों को पराजित करने के लिए उलग खान की उपाधि किसे मिली? बताइए, मंगोलों को पराजित करने के लिए उलग खान या उलू खान भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इनकी उपाधि किसे मिली थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए, बलबन को मिली थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का सिक्का नहीं था? तो साथियों प्राचीन भारत का सिक्का इनमें से कौन सा नहीं था? जैसे निष्क था, सुवर्ण था, शतमान था, लेकिन रक्तिका नहीं था भाई। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथ ही ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली भाई। डेली लगभग जिस तरह का पूरा पेपर बनता है ना, वैसा पेपर का सोल्यूशन करवा रहे हैं भाई। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, कि एक भी दिन का क्लास आप सभी से मिस ना हो। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। ठीक है। भारत में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है? भारत में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है? तो साथियों संसद का कोई भी सदन भाई आरोप लगा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का अर्थ क्या था? मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का अर्थ क्या था? तो राजस्व प्रशासन था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो धारा 12 नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो साथियों, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, अपना स्कोर भी आप लोग गिनती करते चलिएगा, लास्ट में पूछा जाएगा भाई कि 95 क्वेश्चन में से आप सभी की कितना स्कोर बना। चुनाव में मतदान का अधिकार एक कैसा भाई अधिकार है? चुनाव में मतदान का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में लिखा गया है। ठीक है, ये सवाल आप सभी से पूछा था भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत में दहेज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों, भारत में दहेज अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो सर जी 1961 में पारित किया गया था भारत में दहेज अधिनियम को, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? बताइए, राज्य सूची का विषय यानी राज्य से रिलेटेड आपको देखना होगा भाई, जैसे पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति गठन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति गठन किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों, वर्ष 1950 में किया गया था भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति गठन। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 33 को। प्राचीन भारत का शहर वल्लभी 5वीं से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक ये किस राजवंश की राजधानी थी? तो साथियों, प्राचीन भारत का शहर वल्लभी 5वीं से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक ये किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिए वो कार्यकारिणी है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची का अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली है? तो साथियों, जो भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा ली है वो किस देश से उधार ली है? तो वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उधार ली है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। 2019 में भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों, 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था, लेकिन किसे किया गया था? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विद्या की परिभाषा से संबंध रखता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विद्या की परिभाषा से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 110 है भाई वो, यानी कि 110 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सहकारी समितियों गठन का अधिकार ये कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो साथियों, सहकारी समितियों गठन का अधिकार कौन से संविधान द्वारा शामिल किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो साथियों, किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो ये तमिलनाडु राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है भाई, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखेंगे असम राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण देता है? तो साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण देता है? तो अनुच्छेद 15 भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो बहुत आसान सवाल है, सबको बताना ये कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए तुरंत आप लोग। तो नेक्स्ट 43 देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो पूरे 7 सदस्य थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। संविधान सभा का 10वां सत्र
कब आयोजित किया गया था? तो साथियों संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? बताइए कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? तो वो शून्यकाल है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो साथियों संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आर्थिक कार्य विभाग जिम्मेदार है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग प्रदान करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? तो साथियों याद रखिए 56वां संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 के बीच में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो साथियों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था 1956 के तहत में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, संसदीय शब्द विशेष रूप से एक प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीति को संदर्भित करता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, किसमें? संसदीय शब्द विशेष रूप से एक प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीति को संदर्भित करता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति निहित किसमें होती है? तो साथियों संसद में होती है सर्वोच्च शक्ति निहित। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीति के बारे में सच है? तो साथियों इनमें से कौन सा भारतीय राजनीति के बारे में सही है जवाब? तो देखिए यह अर्ध संघीय, ये बिल्कुल सही बात है भाई भारतीय राजनीति के बारे में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 53 नंबर को, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो बताइए साथियों भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो 88वें संविधान संशोधन ने। तो ऑप्शन है बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर बन रहे हैं। क्लियर भाई, लास्ट में इसको आप जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई पहले तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन जरूर कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है? तो साथियों बताइए कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है? तो आप जानते हैं साथियों विधान परिषद नहीं शामिल होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, भारत में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान करता है? तो साथियों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान होता है? तो अनुच्छेद 3 में होता है भाई, नए राज्य के गठन के लिए। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी पूरी तरह से विफल रही थी? बताइए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही थी? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ओके, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक क्यों विफल थी? क्योंकि भाई इस टाइम भारत पाकिस्तान की युद्ध हो चला था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 57 देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो साथियों याद रखिएगा 35 वर्ष है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, राज्य
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों याद है कि 1981 में की गई थी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट 59 देखिए, पंचायत समिति गठन कहाँ किया गया है? पंचायत समिति गठन कहाँ किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा विकास खंड स्तर पर किया गया पंचायत समिति का गठन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम का कार्यकाल क्या था? बताइए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे ना अब्दुल कलाम जी, तो इनका अवधि क्या था, टाइम पीरियड क्या था? तो 2002 से लेकर 2007 के बीच में था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है? तो साथियों कौन पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है? तो जिला परिषद है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, बिहार का स्मोक कुंड यानी धुआं कुंड जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? बताइए साथियों, जो बिहार का स्मोक कुंड जलप्रपात है किस नदी पर है? तो वो काऊ नदी पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध है? तो साथियों कौन सी मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध है? तो वो काली मृदा है मेरे दोस्त। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? बताइए। राजस्थान राज्य में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो सुरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, निम्न में से नारी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब देखिए साथियों हिंदी के सवाल आएंगे, तो दोस्त मेरे हिंदी का जितना भी सवाल हम कराएंगे आप सभी को तैयार करना होगा। उसके बाद रीजनिंग और मैथ का जितना भी सवाल आएगा 95 क्वेश्चन तक एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। तो नारी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो जैसे साथियों नारी का रमणी है भाई, वामा है, वनिता है, लेकिन पूनो साथी ना ये पूनम का पर्यायवाची होगा, पूनम का, या तो साथी पूर्णिमा का पर्यायवाची। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पूनो जो है ये पूनम या पूर्णिमा का पर्यायवाची शब्द है, नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई पूनो। तो इसलिए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? तो बताइए साथियों हम कौन सा सर्वनाम शब्द है? आप जानते ना ये पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा भीष्म साहनी है मेरे दोस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, बर्बर का विलोम शब्द बताइए। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे बर्बर यानी उसका उल्टा क्या हुआ? सभ्य। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण, चतुष्कोण कैसे लिखते हैं? चतुष्कोण ये सही रहता भाई, चतुष्कोण ये भी सही है। डी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल सही है भाई, चतुष्कोण। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो साथियों जो अनुस्वार होता है वो किसका काम करता है? तो गुरुजी वो पंचम वर्ण का काम करता है अनुस्वार। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए साथियों। जैसे अर्ध विराम या अल्प विराम या तो साथी आपका विस्मयबोधक या विराम चिन्ह, तो किसका होता है? तो साथियों याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए बनेंगे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। अल्प विराम का प्रयोग होता है, उप विराम ये है आपका, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 का, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीन का मतलब जानते हैं? मत्स्य यानी मछली, तो क्या होगा? तो मत्स्य होगा भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को,
इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप कौन सा है? बताइए साथियों, कौन शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप होगा? तो सर जी क्या हो जाएगा? तो वीर होगा केवल। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए 75 नंबर को। महात्मा का विलोम शब्द बताइए। महात्मा का विलोम शब्द, अच्छा तो इसका क्या होगा? दुरात्मा होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बताइए साथियों, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? दीर्घ स्वर जैसे बड़ी ई, ए, ऐ है, लेकिन भाई छोटी नहीं होता है, ये ह्रीस्व स्वर है। ठीक है, ये कौन सा स्वर है? ह्रीस्व स्वर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? वो स्त्रीलिंग होगा भाई, यानी याचना, ये पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, हम आपको एक टारगेट सेट करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। जैसे आपके पेपर में 38 सवाल जीके का आएगा ना, तो आपको रियल पेपर में 35 का टारगेट लेकर चलना है। 37 सवाल हिंदी का आएगा तो इसमें भी 35 सवाल का टारगेट लेकर चलना है। 20 सवाल गणित का आएगा तो 15 सवाल का टारगेट। जो 55 सवाल रीजनिंग का आएगा तो इसमें 50 सवाल को टारगेट, यानी 150 प्रश्नों का पूरा पेपर होगा, लेकिन आप सभी को 135 का टारगेट लेकर चलना है। याद रखें 270 नंबर आप सभी को 300 नंबर में से लाना होगा, तभी कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। यदि टारगेट बड़ा होगा तो तैयारी भी उसी प्रकार हमारी बड़ी होने वाली है। तो दोस्त मेरे, मेहनत उसी प्रकार रखिए कि टारगेट को पूरा आप कर ले, अचीव कर ले। इस बार एक सीट पक्की करें। बस 15 दिनों की बात है भाई। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञात शब्द से करें। तरल अवस्था में होता है, क्या सुंदरी तरल अवस्था में होता है? वह तरल अवस्था में होता है कुछ, कि पारा तरल अवस्था में होता है? तो सर जी पारा तरल अवस्था में होता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80 को। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो साथियों बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो उसे क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81 को। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82 को। दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तूफान की वजह से अनेक पेड़ वेड़ गिर गए। तो भाई जैसे कि निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं, तो वेड़, वेड़ कोई शब्द नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। अब देखिए साथियों, यहाँ से अब रीजनिंग का सारे सवाल आएंगे भाई, मैथ के सारे सवाल आएंगे। अब एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त। हर एक क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए, किसी विशेष कूट में प्लस को 6275 लिखा जाता है और एटम को 4813 लिखा जाता है, तो इस कूट में PALM कैसे लिखा जाएगा? हल करिए भाई। तो साथियों देखिए, प्लस, जैसे ये प्लस है PLUS, इसमें 4 अक्षर है ना, तो इसमें 4 अलग कोड भी तो किया है। और उसका देखिए एटम, एटम में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग भी 4 कोड किया है। तो पूछा क्या है मेरे दोस्त? PALM कोड पूछा है। अब आप दिमाग लगाइए, कुछ ट्रिक लगाइए इसमें। यदि हम ये देखें कि जैसे P16 है, L12 है और आपका U21 है, तो साथ हम और यस आपका 19, इसको जोड़ेंगे तो हमारा भाई देखिए 6275 आएगा नहीं। तो इसमें जानते लॉजिक क्या है जो आपसे पूछा है? PALM। तो देखिए इसमें P है और ये प्लस, देखिए प्लस का कोड 6 है ना, तो साथ ही आपको इसके सामने बस 6 करना। जब इस तरह का सवाल दे, इतना इतना कोड करे, हमेशा याद रखिए कि आपको प्रश्न से ही भाई उत्तर आपको निकालना होगा। जैसे देखिए P, इसमें जो हमसे पूछा था P, तो इसका कोड देखिए 6 हमने यहाँ से देख कर लिखा प्लस वाले में। फिर देखिए A है। अब इसमें देखिए एटम में यहाँ पे इसका कोड कितना? 4 दिया है, तो A की जगह आप 4 लिख देंगे। फिर देखिए, अब देखिए L देखिए इसमें दिया है, अब इसमें देखिए प्लस में यहाँ पे L का कोड कितना? 2 दिया है, तो अब L की जगह 2 कर देंगे। फिर देखिए M आ जाइए, M इसमें दिया, इसमें M का कोड देखिए 3 है, तो 3 कर दीजिए। तो इसी प्रकार PALM का कोड कितना होगा? 6423 होगा।
यानी पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ऐसे सवाल को हल करेंगे आप सभी। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 84 को। निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है? 4 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन देखिए किसी एक पैटर्न पे समान होंगे, एक अलग होगा, तो ही आप सभी को बताना है। तो साथियों जब इस तरह का सवाल आएगा आपके पेपर में ना, तो आप क्या काम करेंगे कि अब प्रश्न में हर एक अक्षर का कोड करेंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन ECA, जिससे ई होता है 5 नंबर का, C 3 नंबर का, ए होता है 1 नंबर का। ठीक है, 5 से 3 देखिए -2 किया है, 3 से 1 किया, इसमें -2 किया है। अब ऑप्शन बी को कोड करिए, QOM 15, जैसे क्यू होता है 17, ओ होता है 15, एम होता है 13, 17 से 15 तो -2 इसमें, 15 से 13 -2 इसमें हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन सी GIK, जैसे जी होता है 7, आई होता है 9, के होता है 11, 7 से 9 देखिए इसमें +2 कर दिया, 9 से 11 +2 कर दिया, यानी कि साथी यही ऑप्शन सी आपका अलग हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें देखिए +2 हो गया। अब ऑप्शन डी देखिए VTR, भी आपका 22 होता है, टी आपका 20 होता है और आर होता है 18। देखिए 22 से 20 इसमें -2, 20 से 18 -2। भाई देखिए पहला ऑप्शन में और ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में -2 का लॉजिक है, लेकिन साथ ही जो ऑप्शन सी है इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें +2 है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 85 को। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे बेटे के दादा का भाई है। तो वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित होगा? बताइए साथियों, लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ठीक है, वह मेरे बेटे के दादा, यानी मेरे बेटे यानी अपने बेटे के दादा की बात कर रहा है, यानी कि वो भाई अपने पिता की तो बात कर रहा है। दोस्त मेरे, जैसे कि हमारे पिता जो होंगे, यदि हमारे पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटा का वो दादा का भाई, यानी कि अपने पिता की बात करें कि नहीं भाई, वो अपने पिता की बात कर रहे हैं भाई, अपने पिता की बात कर रहे हैं, तो अपने पिता के भाई का भाई है, यानी कि साथी भाई के भाई क्या हो जाएंगे, यानी हमारे पिताजी के पिता के भाई हैं, यानी पिता का भाई होगा भाई। वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है, यही तो सवाल पूछा है भाई। लॉजिक लगाइए, देखिए एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे बेटे यानी मेरे बेटे के दादा का भाई है, यानी मेरे बेटे यानी अपने बेटे के दादा की बात करें, अपने पिता की तो बात करेगा भाई ने। हमारे जो दादा होंगे हमारे पिता के क्या होंगे भाई, पिता होंगे, तभी तो हम दादा बोलते हैं ना। तो हमारे पिता के दादा का भाई, तो वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित होगा, पिता का भाई के रूप में संबंधित होगा भाई। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या बनेगा। यदि आप शब्द इंफॉर्मेशन के 1, 5, 6 और 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? सोचिए, इंफॉर्मेशन पहले हम लिखेंगे ध्यान से भाई, कंफ्यूजन नहीं है ना आप सभी को। इंफॉर्मेशन, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए सवाल क्या पूछा है कि यदि आप शब्द इंफॉर्मेशन के एक अक्षर यानी पहला अक्षर 1 नंबर है तो यहाँ पे आई हम लिख देंगे, उसके बाद पांचवा पे कौन है भाई, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, यानी आर हो जाएगा। उसके बाद फिर छठवां पे यम हो जाएगा और 8वां नंबर पे 6, 7 पे आई, 8वां पे टी। अब साथी बोला कि 1, 5, 6 और 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकती तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा, यानी IR या मट्टी को आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना होगा। जब आप अर्थपूर्ण शब्द बना लेंगे तो उसका चौथा अक्षर देखेंगे, तो आप कौन सा बना सकते हैं, IRMT से क्या बना सकते हैं, मार्ट, ट्रिम, देखिए ट्रिम बन सकता है, TRIM जो हम ट्रिम करते हैं, तो अब देखिए ट्रिम बन गया, ये अर्थपूर्ण शब्द हो गया, तो इसका चौथा अक्षर क्या, यम तो है भाई, यही सवाल पूछा ना, उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा, तो यम होगा, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ये ऐसे सवाल हल हुआ है भाई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 87 को। श्रेणी को पूरा करें, AABF, AABF, A1 नंबर का, A1 नंबर का, B 2 नंबर का, F 6 नंबर का, 1 से 1 यानी 1 का मल्टीप्लाई, 1 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 6 3 का मल्टीप्लाई, यानी पहले 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, यानी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 छंग 24, 24 पे कौन अच्छा रहता है, यक्स आता है, यानी हमारा आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 88 को। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 62, 55, 48, 41 क्या आएगा? हल करेंगे आप सभी लोग। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे देखिए 62, 55, 48, 41। 62 से 55 -7, 55 से 48 -7, 48 से 41 -7, तो इसी प्रकार -7 कर दिए। 41 से -7 कितना होगा? 34 आएगा, यानी पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? 34 आएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को। 24 घंटे की अवधि के दौरान कितनी बार घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती है? भाई ये ना आप लोग मौखिक रूप में याद कर लीजिए। जैसे कि 12 घंटों में भाई ना 11 बार करती हैं, ठीक है। तो साथियों 24 घंटों में कितना हो जाएगा? 22 बार हो जाएंगी, ठीक है। 22 बार हो जाएगी। सॉल्व का राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90 को। अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों इस अनुक्रम में अगला पद क्या बनेगा? देखिए 1 BDF H3JL NP5R क्वेश्चन मार्क। तो साथियों इसमें लॉजिक आप सभी को लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए 1 B, उसके बाद आपका श्रृंखला में क्या दे रखा है? 1 BDF, ठीक है, H3JL, ठीक है, फिर NP5R, यही दिया है ना। अब साथियों जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आपने नंबर खोल करिए। देखिए साथियों पहले नंबर एक यहाँ था, यहाँ पे आ गया, यानी एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर पे आ गया, यानी +2 हुआ। फिर देखिए एक अक्षर के बाद था तो यहाँ पे तीसरे अक्षर पे आ गया भाई, +2, यानी अब क्या होगा? पहले अक्षर पे नंबर आएगा भाई, यानी 5 में हम 2 जोड़ेंगे 7, यानी 7 देखिए सबसे अंतिम में आएगा भाई। क्योंकि देखिए नंबर आप ध्यान से देखिए पहली बार में कि पहले तो देखिए सबसे नंबर तो साथ ही पहले नंबर था, फिर दूसरे के नंबर पे आ गया, फिर तीसरे के नंबर, अब लास्ट में नंबर आएगा ना भाई 7। क्योंकि इसमें देखिए 1 से 3 +2, 3 से 5 +2, तो इसी प्रकार 5 में 2 करेंगे 7 आ जाएगा, यानी लास्ट वाले नंबर में 7 होगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन में 7 है और तीसरे के ऑप्शन में 7 है, ठीक। नंबर को हल करने पर हमारा 7 मिला है। अब साथियों हम अक्षर को चेक करेंगे, ठीक है। अक्षर को हल करें। जैसे देखिए BD, जैसे 1 सेकंड, इसमें B है, इसमें H आ गया। B देखिए साथ 2 है, H आपका 6 है, फिर 1 सेकंड H होता 8 और H से N हो गया, यानी N होता 14। देखिए 2 से 8 तो इसमें प्लस है, 8 से 14 +6 हो गया। तो इसी प्रकार ना साथी अब कहाँ पर जाएगा भाई? 14 में +6 करेंगे 20, 20 पे कौन आएगा? T आएगा, पहला अक्षर T आएगा भाई। अब देखिए T7, देखिए पहला अक्षर T और लास्ट वाला 7, तो C ऑप्शन देखिए। क्योंकि भाई देखिए नंबर लास्ट में 7 आया था, पहला अक्षर हल करने में T आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएंगे भाई। 90 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे आप सभी को सवालों को हल करना है भाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91 को। यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई ना आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप ये सॉल्व कभी भूलेंगे नहीं। आप जानते कि आपके हर पेपर में सॉल्व पूछता है कि इतने नलिकाओं का लागत इतने नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। हमेशा याद रखिए यदि साथियों ए वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो ये 10 नलिकाओं का लागत मूल्य यानी ए वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा ना, बी वस्तुओं के यानी जो 5 नलिकाओं के बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जहां पर ए बड़ा साथी बी होगा। जैसे ये देखिए 10 है, बी छोटा है ना, ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। तो इस समय आप लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं, क्या लगाएंगे? सिंपल सा ए माइनस बी अपान में बी गुणा 100, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यही वाला। जब ए वस्तु का क्रय मूल्य यानी ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के भाई बराबर हो, तो आप ए माइनस बी अपान में बी इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे ए आपका 10 होगा, बी आपका 5 होगा, बस ए यहाँ पे 5 करिए, बी आप यहाँ पे 1 सेकेंड, ए यहाँ पे आप साथी 10 करिए, बी आप 5 करिए। फॉर्मूला हमने क्या बताया? ए माइनस बी अपान में बी गुणा 100। अब देखिए ए आपका 10, बी आपका 5 अपान में 5 इंटू 100 कितना आएगा? 10 में से 5 घटा 5, 5 अपान में 5 गुणा 100, तो कितना होगा? 5 5 कैंसिल, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा? पूरा 100% होगा भाई। तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा? पूरे 100% का लाभ होगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 92 को।
एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या होगा बताइए भाई, हल करिए। जैसे एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। मान लेते हैं साथियों उसका जो लागत मूल्य होगा, लागत मूल्य हमें नहीं मालूम भाई, तो लागत मूल्य हमने मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है, और अंकित मूल्य कितना करता है भाई, वो अंकित मूल्य 40 रुपये कर रहा है, तो 20% की छूट भी तो दे रहा है भाई, इसकी 20% छूट पर बिक्री कितनी होगी। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 140 का अब डायरेक्ट भाई 40% वो अंकित करता है, वो कितना समान हो जाएगा 140 को हो जाएगा, तो 140 का आप यहाँ से 140 का आप 80% निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई 20% छूट भी दे रहा है, तो 20% छूट यानी 80 में 100 में से 20 छूट दिया 80% होगा, तो 140 का 80% निकाल दीजिए, कितना होगा 140 का 80% यानी 140 गुड़े 80/100, डबल जीरो से कैंसिल, 14 8 112, 112 आएगा भाई ये, जब 20% की छूट पर बिक्री मूल्य इसका निकलेगा, तो लाभ क्या होगा भाई, लाभ क्या होगा, लाभ 112 माइनस जो हमने लागत मूल्य था 100, तो कितना होगा 12 रुपये का होगा भाई, 12% का होगा, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार का डाउट। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है ये, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है, तो यानी R1/R2 3/5 है, ठीक है। तो साथियों वृत्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि पाई R1 स्क्वायर में हम कर देंगे पाई R2 का स्क्वायर कर देंगे, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से R1 देखिए कितना दिया 3 दिया है और R2 कितना दिया 5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 यानी 9:25 आना चाहिए भाई, पहला ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात जो 3:5 दिया है, तो 9:25 होगा। अब आपको हमेशा याद रहिए, या आपसे पूछ देगा 7 या 6 का, तुरंत आप बताएंगे 49 36, ऐसे आप इतना हल नहीं करेंगे, ठीक है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बस इतना कर दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को, ये भी अच्छा सवाल है भाई। यदि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 500 और 545 है, तो ब्याज दर कितना होगा बताइए साथियों। चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, 2 वर्षों के लिए, पहले साथ देखिए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं, कितना होगा 2 वर्षों के लिए, है ना, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ 500 रुपये है ना भाई, 500 रुपये, तो 1 वर्ष के लिए पहले हम कितना निकालेंगे, तो 1 वर्ष के लिए यदि हम निकालेंगे तो साथियों 500/2 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 250 बराबर हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो उसी प्रकार साथियों 2 वर्षों के लिए जब हम निकालते हैं 2 वर्षों के लिए, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है कि नहीं भाई, 250 पर यदि हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा साथी CI माइनस SI होगा, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे भाई 545 में से 500 को माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 45 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, अब साथियों यहाँ पे आप ब्याज दर निकाल लीजिए, SI का फॉर्मूला है, ठीक है, 45 हो गया ये आपका, और 1 वर्षों के लिए आपने निकाला 250 निकाल दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है SI का, आप कहेंगे P × R × टाइम बटे में 100, हमें भाई ब्याज R निकालना है, तो R क्या हो जाएगा SI × 100 ऊपर हो जाएंगे, और R एक सेकेंड P × T आपका नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई SI कितना दिया भाई, सिंपल इंटरेस्ट आपने 45 निकाला था भाई, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल आपका कितना 250, टाइम आप 1 वर्ष दे दीजिए भाई, 1 वर्ष के लिए निकाला था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 9 45 यानी 18% होगा, रेट कितना होगा 18% होगा, जो कि C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ देखिए ये सब सवाल आपको हल करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है भाई, फार्मूला बस पकड़िए आप हर एक सवाल को हल कर ले जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर, नेक्स्ट 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाला था भाई, 545 में से 500 को माइनस किया था, ठीक है, 1 वर्ष का निकाला था, मान के हमने चल रहे हैं भाई, 45 आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। SI आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष पे निकाला था, ये ध्यान रखिएगा, CI माइनस SI होता है,
ये आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, लास्ट सवाल आज के सेशन का। एक शेयर का अंकित मूल्य 25 है, तो इसे ₹5 के प्रीमियम पर बेचा जाता है, तो 30,000 निवेश करके कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, बता दीजिए भाई। एक शेयर का, तो साथियों एक शेयर का जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का मूल्य है वो कितना हो जाएगा भाई, 25 + 5 हो जाएगा। सवाल क्या दिया, एक शेयर का अंकित मूल्य 25 रुपये है, इसे 5 रुपये के प्रीमियम में बेचा जाता है, तो भाई एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 25 + 5 30 होगा ना, 30 हो जाएगा। तो शेयरों की संख्या कितनी होगी, शेयरों की संख्या कितनी होगी, आप क्या करेंगे भाई, ये टोटल 30 है, तो आप भाग करा दीजिए ना भाई 30,000 का, 30 में कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा भाई, 1,000 आपका संख्या होगा। तो 30,000 निवेश के करके कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, 1,000 खरीदे जा सकते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये 95 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथियों, आप सभी का इन 95 सवाल में से कितना स्कोर बना, सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से एक एक प्रश्न तैयार हो गए होंगे। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए भाई। आप सभी से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करेंगे, डेली आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से रखिए, खूब मेहनत करिए, हर एक क्वेश्चन को तैयार करिए जिससे आप सभी का सिलेक्शन हो सके। तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिंक पहले चेक करिए भाई, उसको टेस्ट लगाइए आप लोग सबसे पहले जाकर। उसके बाद आप अपना प्रीवियस का पूरा पेपर पढ़िए, रिवीजन करिए। सोने से पहले सुबह से शाम तक जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करके ही सोया करिए, एक नज़र देख कर ही सोया करिए भाई। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत पेपर भी जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट लेवल की होने वाली है साथी, और हो भी चुकी होगी। रिवीजन साथ में करते चलिए आप लोग, ठीक है। अपने तरफ से साथी पूरा कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे कि आप सभी को हम वही क्वेश्चन दें जो आपके पेपर में आए और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करें, आपका अच्छा शिफ्ट भी जाए। ओके साथियों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते कौन है क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।